चकोरी गर्मियों के मौसम में ठेले पर फलों का जूस बेचा करती थी। एक बार की बात है, पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही थी। फल सब्जियां सब सूख कर बेजान हो गई थी। चकोरी के जूस का काम मंदा पड़ गया था। ऐसे में चकोरी ने क्या किया, जानने के लिए देखते हैं सास बहू का जादुई खरबूजा। चकोरी के पति बबलू सब्जी मंडी में सब्जी बेचा करते थे। एक दिन मंडी जाते समय रास्ते में बिजली के नंगे तार गिरे हुए थे, जिस पर बबलू का पैर पड़ जाता है और बबलू को करंट लग जाती है। इस हादसे के बाद बबलू को लकवा मार देता है। ये देखकर बबलू की माँ पावनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ये क्या हो गया मेरे बबलू को? अब क्या होगा? हे भगवान, तू हम गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेता है? बबलू की पत्नी चकोरी अपनी सास पावनी को हिम्मत बंधाते हुए कहती है, माँ जी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो हमें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। लेकिन चकोरी बहू, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? सब्जियां बेचकर पहले ही बहुत कम पैसे मिलते थे। हमने तो बुरे दिनों के लिए पैसे जोड़कर भी नहीं रखे। माँ जी, मैंने सोचा कि जिस तरह पिंकी के पापा ठेले पर सब्जियां बेचा करते थे, उसी तरह मैं ठेले पर फलों का जूस बेचा करूंगी। मैंने आप सबसे छिपाकर कुछ पैसे बचाए थे, उन पैसों से फल और जूसर खरीद लूंगी और अपने घर के बाहर ही ठेला लगा लूंगी। घर के पास रहूंगी तो आप लोगों की देखभाल भी कर सकूंगी। ठीक है बहू, अब तो हमें तेरा ही सहारा है। दूसरे दिन चकोरी अपने जमा किए हुए पैसों से जूसर और कुछ फल खरीद कर ले आती है और बबलू जिस ठेले पर सब्जी बेचा करता था, उस पर वह फल और जूसर लेकर अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है। गर्मी का मौसम था। चकोरी के घर के बाहर से गुजरने वाले राहगीरों को जूस का ठेला देखकर राहत मिलने लगी और वो चकोरी के पास आकर जूस खरीदने लगे। पहले ही दिन चकोरी की अच्छी कमाई हो जाती है। माँ जी, ये लीजिए, आज की कमाई पूरे 500 रुपए। वाह बहू, इसी तरह रोज कमाई होती रही तो हम जल्दी ही बबलू का इलाज भी करवा लेंगे। चकोरी रोज जूस का ठेला लगाती और उसकी अच्छी कमाई होती। वो अपने पति बबलू के इलाज के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे बचाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। बढ़ती गर्मी के कारण सुबह 6 बजे ही सूरज सर पर चढ़ जाता था और 10 बजते बजते गर्मी से लोगों का बुरा हाल होने लगा। एक दिन चकोरी जूस का ठेला लेकर घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा था। दिन के 12 बज गए हैं, आज तो बोहनी भी नहीं हुई। गर्मी इतनी ज्यादा है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। थोड़ी देर घर पर जाकर आराम कर लेती हूँ। चकोरी घर जाकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद वो खा पी कर फिर से अपने जूस के ठेले पर आ जाती है। लेकिन तब तक दोपहर हो चुकी थी। चकोरी पूरी दोपहर जूस के ठेले के पास खड़ी रही। लगता है गर्मी के कारण लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। शाम हो गई, अब शायद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे। चकोरी का अनुमान सही था। शाम होते ही ग्राहक उसके ठेले पर आने लगे, लेकिन रोज के मुकाबले उसके ठेले पर कम ग्राहक आते हैं। शाम को चकोरी जब घर आती है तो पावनी को 300 रुपए देती है। आज सिर्फ 300 रुपए? माँ जी, गर्मी बहुत बढ़ गई है, जिस कारण दिन में एक भी ग्राहक ठेले पर जूस पीने नहीं आया। शाम को कुछ ग्राहक आए थे, जिससे सिर्फ 300 रुपए की कमाई हो पाई है। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, हम कम पैसों में भी अपना काम चला लेंगे। लेकिन ये तो शुरुआत थी। गर्मी ने धीरे धीरे और प्रचंड रूप ले लिया। चकोरी सारा सारा दिन जूस का ठेला लेकर खड़ी रहती, लेकिन ग्राहक तो दूर, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। ठेले पर रखे फल गर्मी की वजह से सूखने लगे थे। उस दिन चकोरी घर आई तो वो बहुत उदास थी। क्या बात है बहू, आज तू परेशान लग रही है? माँ जी, आज ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। सारे फल सूख गए। फल वाले को फल के पैसे भी देने हैं। तू परेशान मत हो बहू, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन गुजरने के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि एक दिन तपती धूप में काफी देर खड़े रहने के कारण चकोरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पिंकी खिड़की से ये सब देख लेती है। वो चकोरी की ओर भागती है। माँ, माँ! क्या हुआ पिंकी? पिंकी के पीछे पीछे पावनी भी घर से बाहर आती है तो देखती है कि चकोरी बेहोशी की हालत में सड़क पर गिरी हुई है। पावनी और पिंकी चकोरी को लेकर घर आते हैं। पावनी चकोरी के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। तब जाकर चकोरी को होश आता है। बहू, लगता है तुझे लू लग गई है, तो कुछ दिन घर पर आराम कर। जूस का ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, अगर मैं आराम करने लगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बहू, तूने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं ना, उन्हीं पैसों से थोड़ा थोड़ा करके घर का खर्च चला लेंगे।
लेकिन उसी समय चकोरी के घर पर फल वाला अपने पैसे मांगने आ जाता है। अरे मुझे मेरे पैसे दे दो, पूरे 5,000 रुपए। हाँ भैया, मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है। गर्मी के चलते 1 महीने से कुछ कमाई भी नहीं हुई है। तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे दे देंगे। नहीं नहीं, चकोरी ने मुझे 1 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। आज मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, बता रहा हूँ। पावनी घर के अंदर आती है और देखती है कि चकोरी ने जो पैसे जोड़ कर रखे थे वो पूरे 5,000 थे। पावनी पैसे लाकर फल वाले को दे देती है। फल वाला पैसे लेकर चला जाता है। बहू, मैंने फल वाले को 5,000 रुपए दे दिए हैं। अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। इतना कहकर पावनी रोने लगती है। माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आप खुद रोने लगेंगी तो मेरी हिम्मत कौन बढ़ाएगा। आप देखना माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। माँ और पत्नी की हालत देखकर बबलू की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें सांत्वना के 2 शब्द नहीं बोल पाता है। कुछ दिन चकोरी घर पर आराम करती है, जिसके बाद वो अपने फलों का ठेला घर के बाहर लगाती है। चकोरी ग्राहकों को आवाज लगाती है, आइए बाबूजी, बोलिए, मिक्स फ्रूट जूस लगा दूं या मौसमी का? अरे तुम्हारे फलों में तो जान ही नहीं बची, इनका जूस क्या निकलेगा? अरे बाबूजी, आप आइए तो सही, अभी भी इन फलों में जान है। अरे ये सारे फल सूखे हुए हैं, मुझे इनका जूस पीकर बीमार नहीं पड़ना है। पुराने ग्राहकों ने भी चकोरी के ठेले की तरफ रुख नहीं किया। आज तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। सोचा था जूस बेचकर जो पैसे बचाऊंगी उससे पिंकी के बाबा का इलाज करा दूंगी, लेकिन इलाज तो दूर, अब तो खाने के लाले पड़ गए हैं। शाम हो गई लेकिन कोई ग्राहक जूस पीने नहीं आया। हताश होकर चकोरी अपने सारे फल समेट कर घर जाने लगती है। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बेटी, क्या तुम अपने सारे फल मुझे दे सकती हो? लेकिन बाबा, ये फल तो सूख गए हैं। कोई ग्राहक इन सूखे फलों का जूस पीने को तैयार नहीं है। आप इन सूखे फलों का क्या करेंगे? बेटी, मैं इन फलों के बदले तुम्हें एक खरबूजा दूंगा। इन फलों के बदले में खरबूजा? हाँ बेटी। लेकिन आप इन फलों का करेंगे क्या? मैं तो इन्हें फेंकने जा रही थी। बेटी, ये फल बड़े काम के हैं, इन्हें फेंकने की बजाय मुझे दे दो। मैं इन फलों को खाकर अपना पेट भर लूंगा। वैसे भी ये तुम्हारे किसी काम के नहीं। अगर इनसे मेरा पेट भर जाएगा तो तुम्हारा भला ही होगा। बाबा, मेरे घर में खाने का अनाज का एक दाना नहीं है। अगर होता तो मैं आपको भरपेट खाना खिलाती। ये सूखे हुए फल खाने को नहीं देती। आप इन फलों को ले जाइए। चकोरी उन सूखे हुए फलों को एक पोटली में बांधकर बूढ़े व्यक्ति को दे देती है। बदले में वो बूढ़ा व्यक्ति चकोरी को एक खरबूजा देता है। चकोरी उस खरबूजे को लेकर घर आ जाती है और पावनी को सारी बात बताती है। लेकिन इस खरबूजे का हम करेंगे क्या? माँ जी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, क्यों ना हम इस खरबूजे को खाकर अपना पेट भर ले? ठीक है बहू, मैं इस खरबूजे को काटती हूँ। जैसे ही पावनी खरबूजे को काटने लगती है, खरबूजा उसे रोक देता है। रुको पावनी, मुझे मत काटो। मैं साधारण खरबूजा नहीं हूं। तुम कौन हो? मैं एक जादुई खरबूजा हूं। जादुई खरबूजा? ऐसा क्या जादू है तुम्हारे अंदर? अभी दिखाता हूं। इतना कहते ही खरबूजे के अंदर से एक नल की टोटी बाहर निकल आती है। मेरे नल की टोंटी खोलो। चकोरी खरबूजे के नल की टोटी खोलती है तो उसमें से जूस निकलने लगता है। माँ जी, इसमें से तो जूस निकल रहा है। इससे पहले कि जूस खत्म हो जाए, तू जल्दी से 1 गिलास जूस बबलू और पिंकी को पिला दे। चकोरी 1 गिलास जूस अपने पति को पिलाती है। जादुई खरबूजे का जूस पीते ही बबलू एकदम ठीक हो जाता है। अरे अरे, मैं ठीक हो गया। माँ, मैं ठीक हो गया। अरे चकोरी देखो, मैं पहले की तरह हो गया हूँ। माँ, बाबा बोलने लगे। बाबा के हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए। अपने पति को ठीक हुआ देखकर चकोरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जादुई खरबूजे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मेरा जादू बाकी है। मेरे अंदर से जूस निकलना कभी खत्म नहीं होगा। चाहे कितनी भी गर्मी हो, मेरा जूस हमेशा फ्रेश और स्वादिष्ट रहेगा। तुम इसे बेचकर खूब पैसे कमा सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे घर में इसी तरह ताजा और खिला खिला रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें फल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जादुई खरबूजे का जूस बेचकर पैसे कमाएंगे।
उस रात सब लोग खरबूजे का जूस पीकर अपना पेट भरते हैं। दूसरे दिन से बबलू ठेले पर खरबूजे का जूस बेचने लगता है। जादुई खरबूजे का जूस लोगों को बहुत पसंद आता है। आह, भैया ये जूस तो बहुत ही फ्रेश और स्वादिष्ट है। एक काम करो, एक ग्लास और दे दो। हाँ, ये लो भैया। जादुई खरबूजे का जूस पीने के लिए ठेले पर लोगों की लंबी लाइन लगने लगती है। पहले ही दिन बबलू की 5,000 रुपए की कमाई हो जाती है। कुछ ही दिनों में चकोरी और पावनी का परिवार बेहद अमीर हो जाता है। सोलापुर गांव में लखन अपनी पत्नी माला और बेटी मिश्री के साथ रहता था। लखन गांव में एक अमीर सेठ के खेत पर काम करता था। एक बार लखन ने सेठ के खेत पर फूलगोभी की फसल लगाई, लेकिन सारी फसल रातों रात कहीं गायब हो गई। अब लखन क्या करेगा? जानने के लिए देखिए जादुई फूल गोभी की कहानी। लखन सुबह सुबह सेठ के खेत पर जाने के लिए घर से निकलता है। माला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम खाना बना कर रखना। ठीक है मिश्री के बाबा। इस बार सेठ जी के खेत में फूल गोभी की फसल अब तक की सारी फसलों से अच्छी हुई है। फसल काटकर जब सेठ जी के पास ले जाऊंगा तो सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है सेठ जी मुझे कुछ इनाम भी दे दें। ऐसा सोचता हुआ लखन सेठ के खेत पर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर दुख और डर से पसीने आने लगे, क्योंकि सेठ का खेत खाली था। फूलगोभी की फसल रातों रात कहीं गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी फसल लगी ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो यहाँ खिली खिली फूल गोभी की फसल मुस्कुरा रही थी, अचानक से फसल गायब कैसे हो गई? सेठ जी को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। लखन दौड़ता हुआ वापस अपने घर जाता है। माला को सारी बात बताता है। उसकी बेटी मिश्री भी सारी बात सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक रात में फसल कहाँ चली जाएगी? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? अगर किसी ने फसल की चोरी की होती तो कम से कम खेत पर फसल के नामो निशान तो होते, लेकिन खेत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां कभी कोई फसल थी ही नहीं। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम वहां चलकर देख लो। माला और मिश्री लखन के साथ खेत पर जाते हैं। खेत की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लखन ने उन्हें बताया था। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जादुई शक्ति ने किया है। जिसने भी किया हो, लेकिन सेठ जी मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? माला और लखन दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां सेठ आ जाता है। सेठ ने जब अपने खेत की ओर देखा तो उसने सोचा कि लखन ने फूलगोभी की फसल काट ली है। वाह लखन, तुमने फूल गोभी की फसल काट कर खेत की जुताई भी कर दी। जी जी मालिक। सारी फूल गोभियां कहाँ हैं? मालिक, फूल गोभियों को मैंने अपने घर में रख दिया है, अभी उन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा। ठीक है, तुम शाम तक मुझे पैसे लाकर दे देना। ठीक है मालिक। सेठ वहां से चला जाता है। ये आपने क्या किया? आपने सेठ से झूठ क्यों बोला? अगर मैं सेठ को सच सच बता देता तो क्या वो मेरी बात पर यकीन कर लेता? नहीं करता ना। लेकिन अब आप उसे पैसे कहाँ से ला कर देंगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक रास्ता है। क्या क्या रास्ता है? मुझे बताओ। हम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इससे तो सेठ हमें चोर और धोखेबाज समझेगा। सेठ हमें चोर और धोखेबाज तब भी समझेगा जब हम उसे पैसे नहीं देंगे। हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे तो है नहीं, हम सेठ को पैसे कहाँ से देंगे? लखन को माला की बात ठीक लगती है। माला, तुम ठीक कह रही हो। चलो हम इस गांव से कहीं दूर चलते हैं, लेकिन हमें यह काम चुपके से करना होगा, कहीं सेठ को खबर न लग जाए। लखन और माला वहां से जाने लगते हैं। माला मिश्री को अपनी गोद में उठा लेती है। वो देखती है कि मिश्री के हाथ में गोभी का एक छोटा सा फूल है जिससे वो खेल रही है। इस फूल गोभी ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा कहकर वो मिश्री के हाथ से गोभी का वो छोटा सा फूल लेकर जमीन पर फेंक देती है। माला ने जैसे ही गोभी का वो फूल जमीन पर फेंका, वहां वो ढेर सारी फूल गोभी बन गया। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। माला उन फूल गोभी में से एक गोभी उठाकर फिर से जमीन पर फेंक देती है और वो एक फूल गोभी ढेर सारी फूल गोभी में बदल जाती है। मिश्री के बाबा, ये तो जादू हो रहा है। आज सुबह से न जाने क्या हो रहा है, हर बात जादू ही लग रही है। यकीन करना नामुमकिन सा लग रहा है। ये सब जादुई फूल गोभी लगते हैं। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ये कौन कर रहा है? जो भी कर रहा हो हमारा भला ही कर रहा है। लखन और माला एक एक फूल गोभी उठाकर जमीन पर फेंकते जाते हैं और वो ढेर सारी फूल गोभी में बदल जाता। ऐसा करते करते सारा खेत फूल गोभी से भर जाता है। लखन सारी फूल गोभी टोकरी में भर लेता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है। रुक जाओ लखन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लखन, मैं फूल गोभी बोल रही हूँ। फूल गोभी? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जादुई फूल गोभी हूँ। जादुई फूल गोभी? हाँ, मैं जादुई फूल गोभी हूँ। मुझे बेचने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मुझे क्या बताना चाहती हो जादुई फूल गोभी? मुझे बेचने से पहले मेरा एक फूल अपने पास रख लो। तुम्हें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर
मेरे एक फूल को जमीन पर फेंक देना, तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज मिल जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये बता सकती हो कि सुबह जब मैं खेत पर आया था तो सारी फूल गोभियां कहाँ गायब हो गई थी? मैंने सारी फूल गोभियों को जादुई फूल गोभी बनाने के लिए अपने पास गोभी लोक में बुलाया था। क्या कहा? गोभी लोक? हाँ, गोभी लोक, जहाँ मैं रहती हूँ। मैंने सारी फूल गोभियों में जादू भर दिया है। तुम जिस चीज की इच्छा करके इन्हें जमीन पर फेंकोगे, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। लखन, कल मैं इन फूल गोभियों से मिलने के लिए गोभी लोक से धरती पर आई थी। तब मैंने तुम्हें माला से बात करते हुए सुना था। मिश्री के बाबा, हम कब तक इस तरह से सेठ के खेत में काम करके जैसे तैसे गुजारा करेंगे? सेठ तो वादे के मुताबिक पैसे भी नहीं देता है। मिश्री बड़ी हो रही है, इसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह ये सब कैसे हो पाएगा? काश हमारा खुद का खेत होता तो हमें नौकरों की तरह थोड़े पैसों के लिए दूसरे को खेतों में काम नहीं करना पड़ता। तुम ठीक कह रही हो माला, लेकिन तुम तो जानती हो कि खुद का खेत खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई फूल गोभी। अब इन गोभियों को बेचने के लिए मुझे बाजार जाना होगा। ठीक है। लखन, माला और मिश्री तीनों फूल गोभी लेकर घर आ जाते हैं। लखन एक जादुई फूल गोभी घर पर रखकर बाकी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वो सारी फूल गोभी बेचकर शाम होने से पहले पहले सेठ को पैसे दे देता है। जब वो घर लौटता है, माला खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। माला उसे खाना लाकर देती है। ये क्या, आज खाने में फिर सूखी रोटी और प्याज? सब्जी बनाने के लिए पैसे कहाँ हैं? न तो घर में तेल है न मसाले। लेकिन हमारे पास जादुई फूल गोभी तो है। क्या तुम्हें याद नहीं जादुई फूल गोभी ने क्या कहा था? हाँ, यही कि हमें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर गोभी के एक फूल को जमीन पर फेंक देंगे तो हमें हमारी मनचाही चीज मिल जाएगी। देखते हैं कि उस फूल गोभी की बात कितनी सच है। क्या वो हमें फूल गोभी के अलावा दूसरी चीजें भी दे सकती है? लखन जादुई फूल गोभी को हाथ में लेकर मन में सोचता है कि हम तीनों को खाने के लिए भरपेट पकवान मिल जाते तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर वो फूल गोभी को जमीन पर फेंक देता है। तुरंत वहां पर पकवान से भरी 3 थालियां आ जाती हैं, जिसमें खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी, मिठाई, रायता सब होता है। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा खाना तो शादियों में खाने को मिलता है। देर किस बात की है, चलो खाना खाते हैं। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। बाबा, क्या जादुई फूल गोभी मुझे नए कपड़े और नए खिलौने भी लाकर देगी? हाँ मिश्री बेटी, जादुई फूल गोभी हमें सब कुछ लाकर दे सकती है। लखन ने जादुई फूल गोभी से मिश्री के लिए नए कपड़े और नए खिलौने मांगे। जादुई फूल गोभी ने वो भी दे दिया। मिश्री के बाबा, क्यों ना हम जादुई फूल गोभी से पैसे मांगकर खुद का खेत खरीद ले? तुम ठीक कह रही हो माला। लखन जादुई फूल गोभी से खेत खरीदने के लिए पैसे मांगता है। जादुई फूल गोभी उसे पैसे दे देती है। अब लखन अपने लिए बड़ा सा खेत खरीद लेता है, लेकिन जब वो सेठ को बताता है कि अब वो काम पर नहीं आएगा तो सेठ बहुत नाराज होता है। वो अपने आदमियों से पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर लखन पैसे कमाने के लिए क्या कर रहा है। सेठ के आदमी पता लगाते हैं और सेठ को सारी बात बता देते हैं। जिस लखन के पास भरपेट 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने खेत कैसे खरीद लिया? इतना ही नहीं मालिक, लखन का खेत आपके खेत से भी बड़ा है। ये बात सेठ को हजम नहीं होती। सेठ रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वो सेठ लखन के खेत पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि लखन ने अपने खेत में फूलगोभी की फसल लगाई थी। सेठ ट्रैक्टर से सारी फसल को रौंद देता है, लेकिन फूलगोभियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। थककर वो एक जगह खड़ा हो जाता है और फूलगोभियों को घूरने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं फुसफुसाकर बातें कर रही हैं। कौन है यहाँ? सेठ अपनी जान की खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। सेठ को लगता है कि खेत में चुड़ैलों का वास है। वो डर कर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही फूलगोभियां हंसने लगती हैं। अब सेठ यहाँ कभी नहीं आएगा। हमने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो लखन की फसल को बर्बाद करने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा। सेठ ने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। जादुई फूलगोभी की मदद से लखन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मिश्री स्कूल जाने लगी। उन्होंने रहने के लिए पक्का घर बनवा लिया। लखन अब पैसे वाला बन गया। गांव के लोग उसे लखन सेठ और माला को सेठानी कहकर बुलाने लगे।